बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मैं हूँ नजफ राजा, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे। नाजरीन, कौमों की जिंदगी में कुछ दिन तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं। ऐसे दिन जो कुर्बानी, हौसले और कौमी यकजहती की अजीम मिसाल बनकर आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बनते हैं। आज का दिन भी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा ही यादगार दिन है जब हम बहैसियत कौम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तोपों की सलामी दी गई। हुकूमत पाकिस्तान की ने आज बरोज़ जुम्मा मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। ये दिन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूम में हमारी अफवाज और पूरी कौम की बेमिसाल कुर्बानियों और कामयाबियों के इतराफ़ में मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं से हुआ, जहां वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई, जो दुश्मन को पैगाम देती हैं कि पाकिस्तान अपने शोहदा के लहू को कभी रायगा नहीं जाने देगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि अगर हम इस वक्त देखें तो मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय मुहिम जुई है और दूसरी जानिब सरहदी कशीदगी के बाद अब अंदरूनी मुल्क सियासत में भी एक बड़ी पेशरफ्त देखने को हमें मिल रही है। पीटीआई की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें तब्दील दिखाई दे रही है। डील और मुज़ाकरात की खबरों ने एक बार फिर से सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सियासी सतह पर एक नई पेशरफ्त सामने आई है। इस डेवलपमेंट से मुतालिक हम आपको बताते हैं और डील या मुफाहमत की बाज़गश्त एक बार फिर सुनने को मिल रही है। चंद रोज कबल ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान के फ्लोर पर खड़े होकर अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की खुली पेशकश की थी, जिस पर अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्बत रद्द अमल भी सामने आ चुका है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुल्क के वसी तर मफाद में बातचीत पर आमादगी इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से मुज़ाकरात की हामी रही है और आज भी इसके दरवाजे खुले हैं। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने हमेशा उसूली सियासत को तरजीह दी है और वो किसी किस्म की खुफिया या फिर ज़ाती मफाद पर मबनी डील का हिस्सा ना पहले बने ना आइंदा बनेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो पेशकश की गई थी वो हमने बानी पीटीआई तक पहुँचा दी और उस पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इन बयानात से अगर हम देखें तो ये वाज़ेह होता है कि दोनों जानिब से सियासी दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात मुल्की सियासी बहरान के खात्मे की जानिब कोई संजीदा पेशरफ्त बन पाएंगे या फिर ये सब वक्ती दबाव है। मौजूदा हालात में जब मुल्क एक तरफ बैरूनी खतरात का सामना कर रहा है तो दूसरी जानिब दाखिली इस्तेहकाम और सियासी मुफाहमत वक्त की अशद ज़रूरत बनती जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इसकी तस्दीक भी की है। क्या पीटीआई मुख्तदर हलकों की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब मुज़ाकरात हुए तो तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया था। हालांकि इस तरह के कामों में हुकूमत पहल करती है और उस मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए माहौल की ज़रूरत होती है। और आई थिंक पहली मरतबा कौम इकट्ठी हुई है भारत के खिलाफ। भारत ने जो जारियत की है, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया। पूरी कौम इकट्ठी हो गई और कौम को अपने ताकत का भी अंदाज़ा हो गया और अपने डिफेंस का भी अंदाज़ा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस माहौल को अब हुकूमत कैसे आगे लेकर चल सकती है, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि बस इंडिया से खतरा ख़त्म हो गया और आइंदा इंडिया कभी भी हरकत नहीं करेगा। इसकी मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज कौम इकट्ठी हुई है, इसको माहौल ऐसा बनाया जाए कि उससे ये यकजहती को नुकसान ना पहुँचे
मुज़ाकरात भी करें तो बाइज़्ज़त तरीके से करें। ये पॉलिटिकल जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासी बातें हो सकती हैं, लेकिन सियासी इंतकाम जो है वो इस मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और उस इज़्ज़त को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आपका घर इन ऑर्डर होगा तो आप पूरी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने घर में प्रॉब्लम्स होंगी तो आप फिर जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि ये जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। अब देखना ये कि हुकूमत का रवैया क्या है, क्योंकि जो वफाकी वज़रा हैं, आप देखें एहसन इकबाल का मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी थी, लेकिन एक जमात जो थी वो पाकिस्तान दुश्मनी में लगी हुई थी। वो कौन सी जमात है? इस तरह के बयानात देने से मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। शौकत साहब, मुल्की सियासत के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और क्या मतलब पीटीआई की तैयारियां ताकि एहसन इकबाल साहब के बयान की भी नफी हो जाए? बिल्कुल। तो ये तो देखें गवर्नमेंट का अपना फैसला होता है। तशक्कुर देखिए, कौम ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है और बिल्कुल ये हमारा हक बनता है। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए अब अगर आपने दुनिया को ये बताना है कि ये जो दुश्मन है हमारा ये मकार भी है और ये जारियत भी हमेशा करता रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और दहशतगर्दी भी यही खुद कर रहा है। शौकत साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर आपने कहा ना कि हुकूमती सतह पर मनाया जा रहा है, कौम भी पूरी मना रही है, सर अवाम भी बड़ी पुरजोश है। आप केपी में बैठे हैं, वहाँ पे आपकी हुकूमत है, वहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है सर इस दिन को? नहीं देखिए, हमने तो उसी दिन सेलिब्रेट कर लिया था जिस दिन ये वाकया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी फौज को, जब हमारी फिजाइया को, आर्मी को जब फतह हासिल हुई थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया था। और हमारी रैलियां, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब में उन्हीं रैलियों पे हमला हुआ, उन्हीं रैलियों के लोगों को पकड़ा गया, उनको रैलियां भी नहीं निकालने दी गई। तो देखें, असल खुशी जो होती है वो कौम मनाती है, तो कौम ने अपनी खुशी मना ली थी। अब ये जो मना रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पैगाम दें, लेकिन साथ साथ सिफारती तौर पे पाकिस्तान को अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। सिफारती तौर पे हम बड़े कमजोर हैं। ये देखें, ये तो अगर हमारी फौज या हमारे आर्मी और हमारी फिजाइया ये बहादुरी ना दिखाती तो हम आज कहाँ खड़े होते? बिल्कुल। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानात से तो मसले हल नहीं होंगे। आपने इतने बड़े बड़े वाक़यात और मौके ज़ाये किए इस वक्त। यानी ये तो अच्छा हुआ कि पहली मर्तबा बैकफुट पे गया इंडिया, लेकिन इससे पहले हमारे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हमारे पास सबूत थे, हम नहीं गए। हमारे पास इससे पहले बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके सबूत है, नहीं गए। कराची में हमला, सीपेक पे हमला, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास बड़े सबूत हैं इंडिया के खिलाफ। वही सब सबूत थे तो आप क्यों नहीं गए आलमी फोरम? जब इंडिया जो है अपने आप की थानादारी मनवाता रहा और सारी दुनिया को बावर कराता रहा कि जी असल ताकत तो मैं हूँ, लेकिन ठीक है, आज अगर दुनिया को पता चल गया कि असल ताकत ये नहीं है, असल ताकत जो है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाए, सफारती तौर पे अपनी जंग लड़े, पूरी दुनिया को बताए कि इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है और खिते में क्या कर रहा है। यानी शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि दिफाई महाज पे हमने बहुत सारी कामयाबियां समेट ली हैं, अब हमें देखा जाए तो सिफारती महाज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए ना, आपने ये स्टेब्लिश करना है ना जी कि आपके खिलाफ हमेशा जारियत होती है, जो दहशतगर्दी हो रही है कौन कर रहा है, आपके पास सबूत है ना। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, तो जब सबूत हैं तो फिर आप अपने पास सबूत रखिए ना, आप ले जाएं और वंस एंड फॉर ऑल जो है ना वो दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये इंडिया क्या कर रहा है। जो अब खिते को खतरात हैं, एटमी मुल्क हैं, ये हमने किसी उसके लिए शो पीस तो नहीं रखा है ना जी। और अगर ये जो कामयाबी हमें मिली है और जो हमारे जवानों ने हमें दिलाई, अल्लाह ने दिलाई है, ये अगर ना मिलती, जंग कंटिन्यू रहती तो क्या करते? हम ये एटम को हम अपने उसके लिए रखते। जी जी, वो शेख रशीद साहब का यहाँ पे मैं जुमला कोट करना चाहूंगा ना शौकत साहब, वो कहते हैं कि ये हमने जो एटमी बम रखे हुए हैं ये हमने शबे बारात के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। इसी हवाले से एक मीम भी थी कि एक्सपायर हो रहा है, शायद इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि और हम तो एक्सपायर चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ कितने एक्सपायर
शेलिंग होती रही। जी जी। पंजाब पुलिस ने सारे शौकत साहब, आज के दिन तो आप शेलिंग ना करें, आज के दिन तो जरा सियासी शेलिंग रोक दें, थोड़ी सीज फायर कर दें। अब ये देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इससे फायदा उठाए। सही। देखिए, एक तरफ अपनी कौम को मुत्तहिद करे, जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, देखिए सियासत होती रहेगी, यस, लेकिन ये मौका नहीं है कि हम उस मौके के ऊपर भी हम सियासत करें, हम इंतकाम की बात करें। सही। और ये जो है ना, अगर इस तकब्बुर में हम चले गए कि जी हमने तो देखे इंडिया को शिकस्त दे दी, अगर इस तकब्बुर में चले गए तो ये इंडिया का कोई पहला या आखिरी बार नहीं है, वो तो हमेशा करता रहेगा। लेकिन आप देखें कि वो तमाम चीजें जो पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये, लेकिन आपने देखा कि जब इंडिया के साथ बात आई तो फिर वो सारे डिजिटल दहशतगर्द जो थे वो इंडिया के खिलाफ लग गए। नो डाउट, एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि मुहब्बी वतन है सारे, सिर्फ जो पॉलिटिकल इख्तिलाफात हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है। हमें ये नहीं करना कि सिर्फ पीएमएल की हुकूमत ही रहेगी और उसको ही तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये नहीं हो सकता। हम इस मुल्क को अगर मजबूत करना है तो अवामी ताकत को आगे लाना होगा। जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ वो उससे मुल्क को नुकसान हुआ, नुकसान हो रहा है माशी तौर पे भी और सब सिफारती तौर पे भी, क्योंकि आज आपके पास कोई ऐसा सिफारतकार नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी शौकत साहब जरा ये भी बता दें कि फिर इस नुकसान का अजाला किस तरह से मुमकिन है आपकी नजर में? जी, इस नुकसान का अजाला आपकी नजर में किस तरह से मुमकिन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां छोड़े, माहौल बनाएं। अगर आपने अदालतों में केस चलाने हैं तो अदालतों को आजाद कर दें, उनको छोड़ें, जो भी सजा दे, जो भी करे, हम तो उसके लिए तैयार हैं। इमरान खान तो कभी भी डील नहीं करेगा ना, वो डील की बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं अदालतों के जरिए निकलूं। अब अदालत एक केस ही नहीं ले रही है, एक छोटे छोटे केसों को रोजाना जो है उसकी तारीखें बदल रही है, तो ये केस चलने चाहिए ना। अगर आपने किसी के खिलाफ केस किए हैं तो उन केसों को आगे ले जाएं। लेकिन अगर ये जो पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई जो होती है, ये इससे तो मुल्क मजबूत नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत सारे देखें, अंदरूनी तौर पे हमें दहशतगर्दी का सामना है, हम अभी इन मसाइल से हमें छुटकारा नहीं मिला है। हमें मईशत से लड़ना है, हमें दहशतगर्दी से लड़ना है, हमें सफारती तौर पे अपने आप को मनवाना है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और ये आम इश्यूज नहीं है। इसके लिए हमें मुशावरत की जरूरत है। इसके लिए बिल्कुल शौकत साहब, आप ये ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को अब तहरीक इंसाफ कितना संजीदा ले रही है और इस पर क्या इजहार होगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तो इस हवाले से कहते हैं कि अब पीटीआई मुक्तदरा हलकों की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, मुज़ाकरात तो मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात तो हम पहले से तैयार हैं, मुज़ाकरात तो हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे मुज़ाकरात हो जो सिर्फ आईवाश हो और जिस तरह पहले वो करते रहे कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हमारे पास वो इख्तियार नहीं है, अच्छा, तो फिर तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। मतलब आपके जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, आप जिस जगह पे जेल में है, पंजाब जेल में है, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस आपके खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां कर रही है, तो आप मुज़ाकरात किसके साथ करें? मतलब कोई माहौल तो हो ना। आप इस वक्त माहौल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप पंजाब के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, आप सही कह रहे हैं, माहौल जो है मुज़ाकरात का वो बनाना चाहिए। सर लास्टली जरा ये कमेंट कर दीजिएगा, आज के दिन के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से, आप अगर बतौर सियासी वर्कर या फिर अपने जमात की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क को, कौम को और फिर हमारे दुश्मन को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर। देखिए, मैसेज तो क्लियर जा चुका है, हमें देने की जरूरत नहीं है। मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान का डिफेंस बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जो राफेल शाफेल ये इनके चलाने के लिए भी लोग मैन पावर की जरूरत है जी, वो इंडिया के पास नहीं है। ये जितना भी असला खरीदे, जितना भी सब कुछ कर ले, ये तो ताकत भी बढ़ा ले, लेकिन जो जंग लड़ने की सलाहियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो लोग हैं, वो हिम्मत से लड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पूरे जज्बे के साथ लड़ते हैं। उनको पता है कि मरने के बाद उनको जन्नत मिलेगी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, वो उनको ये चीज नहीं आती है, ये उनका कोई जज्बा नहीं होता है। वो जमीन करके लड़ते हैं, लेकिन और जज्बा उनका नहीं होता है।
बिल्कुल इसलिए सही बात हर है। दफा जज्बे आप की कमी है हम देखते हैं भारतीय फौज के अंदर, और फिर जो जिस तरह से जज्बा शहादत और जज्बा ईमानी हमारी अफवाज के अंदर मौजूद है वो किसी और के अंदर मौजूद नहीं है। और यही चीज़ जो है हमें हमेशा दुश्मन से बरतर भी करती है, और हम वक्त तैयार भी रहते हैं, ख़ुद को तैयार रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और फिर दुश्मन को करारा जवाब भी देते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, उनकी एक तो आमद का शुक्रिया, और साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो किस समत में चल सकते हैं, क्या माहौल बन सकता है, और उसके लिए किस तरह से जो है वो कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी थोड़ी लचक दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, मज़ार कायद, मज़ार इकबाल और यादगार शोहदा पर गार्ड्स की तब्दीली और फूलों की चादरें चढ़ाने की तकरीबात भी इस दिन की अहमियत को मज़ीद बढ़ा रही हैं। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीबात, रैलियाँ और तकारीर का एहतमाम किया गया है। रात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म, अफवाज के सरबराहान और शोहदा के लवाहिकीन शरीक होंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया पर आम तातील के जाली नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर इत्तलात ने तरदीद की है। बिल्कुल तरदीद भी की गई है, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मार्का हक में तारीखी फतह पर आज हमारी जो कौम है यौम तशक्कुर मना रही है आज के रोज़, और भरपूर तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरकारी सतह पर भी हम देख रहे हैं, अवामी सतह पर भी हम देख रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ज़िंदा कौमें जो अपने इस तरह के तारीख़ी अय्याम होते हैं इनका भरपूर एहतमाम करती हैं, इन्हें बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया महर आपका और नजफ का, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट कंपैरिजन कर रहा था। सुबह सुबह सख्त बातें नहीं करनी चाहिए। दो तरह की रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक हमारे लीडर्स, कौमी लीडर नेशनल लेवल पर तमाम, या कौम पूरी मुत्तहिद है, बैक बाय पाक फ़िज़ाइया के सरबरा, आर्मी चीफ और बाकी सब लोग जाकर मुख्तलिफ यूनिट्स में, आर्मी की यूनिट्स में जाकर और पाक फ़िज़ाइया के एयरबेस पर जाकर उन पायलट से मिल रहे हैं, और ये रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उनकी कुर्बानियों को, उनकी बहादुरी को, उनके हौसले को। लेकिन जब मैं बॉर्डर पार देखता हूँ, उधर भी एक रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के लिए बॉलीवुड में रेस लगी हुई है नाम रजिस्टर्ड करवाने की, ताकि वो फिल्म मैंने बनानी है बाद में जब वो जाहिर है। अब ये देखिए, दोनों तरीक़ेकार हैं रजिस्ट्रेशन के। तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान मान नहीं रहा, लेकिन ये बाद में बॉलीवुड में हॉलीवुड टाइप फिल्में बना के तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ट्रू रिकग्निशन तो ये है जो हमारे हीरोज को सब लीडरशिप टाइम निकाल के उनकी फैमिलीज को, स्पेशली शोहदा को जो हमारे हुए हैं दोनों फोर्सेस के, खास तौर पर बरी फौज और फिजाई फौज के, उनको एक्नॉलेज करने का बहुत ट्रिब्यूट है। शुड बी अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हमारा दुश्मन दोबारा जारियत करने की कोशिश करता है तो हमारी फिजाइया की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से रोशनी डालिए इस पर। मैं आपको अर्ज करता चलूँ, आपको पहले भी मैंने बताया था प्रोग्राम्स में कि देखिए, ये सारे सरप्राइज तो अभी हमने खत्म भी नहीं किए। हमने अपने कार्ड सारे अभी प्ले ही नहीं किए। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहता आया हूँ कि आप ना लड़े, अगर आपने लड़े पाक फ़िज़ाइया से, खास तौर पर मैं जो तैयारियां देख के आया हूँ, तो आपको बहुत बिफ्टिंग नहीं, आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगी। और मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक अपडेट करता चलूँ क्यों ये जंग टर्मिनेट कैसे हुई है। वो इंटरेस्टिंगली मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे 3-4 दिन पहले पाक फ़िज़ाइया से तमाम डाटा मिला, जबकि कौन से जहाज़ों ने कितनी बमबारी की, कौन से वेपन इस्तेमाल किए। 10 तारीख को जो हमने किया 5 घंटे की। तो जब मुझे सारी टनेज मिली तो मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने 1965 वॉर पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, मुझे वेपन्स पता था कितने बॉम्ब, तो मैंने कंपैरिजन किया जब कि कितने बॉम्ब गिराए। मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जो 17 दिन की 1965 की जंग 17 डेज हुई थी जी, जितना टनेज बॉम्ब वेपन्स हमने हिंदुस्तान पर 17 दिन में गिराए थे, हमने 5 घंटे में उससे ज्यादा गिराए हैं। जबरदस्त। यकीनन खालिद साहब, आपने नोट किया, बिल्कुल आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान को ये रियलाइज हुआ कि ये जो पनिशमेंट पाक फ़िज़ाइया ने दी है, अगर ये कंटिन्यू रही तो कितना उनका नुकसान होगा। क्योंकि हमने कोई सिविलियन लोगों को नहीं मारा, हमने लाइफ नहीं थ्रेटन की, हमने पेट्रोलियम डंप्स को मारा है, हमने एमिनेशन डंप को मारा है, हमने मिसाइल साइट्स को मारा है, हमने एयर बेसिस को मारा है, और मेक श्योर किया है कि तकलीफ लोगों तक ना जाए, क्योंकि वो जंग नहीं लड़ना चाहते। लड़ना जो चाहती है वो लीडरशिप चाहती है, तो लीडरशिप को तकलीफ हो।
और एक और बाद में आपने नोट कर लिया होगा कि मिसाइलों के सामने S-400 परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फोटो खिंचवाई है। वो मैंने कंफर्म किया है ग्राउंड से कि दूसरे देश सर वो मिसाइल शिफ्ट किए गए हैं ताकि तस्वीर खिंचवाई जा सके उनके। खालिद साहब कुछ शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा कंपैरिजन एक ड्रॉ कर रहे थे सर। जिस तरह से पहले आप बात कर रहे थे, पहले सवाल के जवाब में आपने बॉलीवुड का तस्करा किया कि जनाब सारे फाइलें लेके लाइनों में लगे हुए हैं हुकूमत के पास, मोदी के पास, कि जनाब हमने इस पे मूवी बनानी है। लेकिन सर अब प्रोजेक्शन की बात करें हम कि किस तरह जो बॉलीवुड को है इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम देखते हैं जो मोदी साहब हैं वो अपने जलसों के अंदर मूवीज़ को इंडोर्स भी कर रहे होते हैं कि इन पे क्यों तनकीद की जा रही है। बहुत सी मूवीज़ हैं जिनको उन्होंने इंडोर्स किया है और वो बिल्कुल फेक जो है वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके मूवीज़ बनाई जाती हैं। सर इस पर क्या कहेंगे कि इतने पैसे लगाकर वो मूवी बनाते हैं और हमारे जवान, अगर हम AVM हमारे जो हैं औरंगजेब साहब रिस्पेक्टेबल, उनकी बात करें तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से जो है इतनी धाक बिठाई है कि अरबों लगाकर भी इंडिया अपनी वो प्रोजेक्शन नहीं कर सकता जो पाकिस्तान की हो गई है और पाकिस्तान के हीरोज की हो गई, और बता दिया है, कौम मान गई है, दुनिया मान गई कि असल हीरो तो ये है। देखिए उस पे देखिए जो बॉलीवुड वाली ऑप्शन है जिसके अंदर ये सारा होता है कि फिल्में बनाई जाएं, उसमें सिर्फ पैसे लगते हैं, ना किसी की जान जाती है, ना कोई कैजुअलिटीज होती है, ना कोई मलबा जमीन पर गिरता है, ना राफेल कंपनी वाले नाराज होते हैं, ना S-400 बनाने वाले रूसी परेशान होते हैं, और ना इजरायली ड्रोन बनाने वाले कोई आपसे नाराज होते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि आप एक स्टूडियो स्पेशलाइज, आप मीडिया के लोग हैं सारे, आप समझते हैं कि कितनी एफर्ट लगती है। हौसला चाहिए हवा में आपको जब आपने फेस करना होता है, हौसला चाहिए होती है जब आपने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है अपने मुल्क के अवाम और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। तो ये कुर्बानियों में और टेम्परामेंट में दोनों में बहुत फर्क है, दोनों टेम्पोज में। तो इसको ज़हन में रखिएगा कि कुर्बानियां देना बहुत बड़े हौसले की बात है और बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और ये देखिए, मैं एज अ फाइटर पायलट अक्सर मुझसे पूछते हैं क्या जज्बा होता है। मैं हर एक को कहता हूँ कि देखिए, मैं अगर फाइटर पायलट हूँ और मैं चाहता हूँ दुश्मन का सामना करने के लिए, तो मुझे ये नहीं है जो मेरे सामने आता है मुझे उससे नफरत है, लेकिन जिसको मैं पीछे छोड़कर आया हूँ उससे बड़ी मोहब्बत है। तो मेरा सारे का सारा फोकस वो है कि जिसके लिए मैं हवा में हूँ, उसको, उस कौम को, उन बच्चों को, वो उस पायलट से, उस इंजीनियर से, उस टेक्नीशियन से जो लड़ रहा होता है, या जवान सोल्जर लड़ रहा है फुट पे, या सेलर है कोई, तो उनसे उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो उस मुल्क की सॉवरेनिटी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे होते हैं। वो इसे नहीं करते पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान करता है दुनिया को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, बॉलीवुड के लिए, या दुनिया में अपनी रेलेवेंस रखने के लिए, या अमेरिका को जताने के लिए कि देखो मैं तो चीन के मुकाबले में अकलौती ऑप्शन हूँ, वाहिद आपके पास ऑप्शन मैं ही हूँ। हम किसी के नहीं लड़ते, हमने कभी रेस में हिस्सा नहीं लिया, हम इवन गिनना भी नहीं चाहते जब जहाजों को मारते हैं। ये तो दुनिया इंशाल्लाह काउंट करेगी। आप जैसा मीडिया जब जाएगा हिंदुस्तान, वो निकालेंगे। कल रात को पाक फिजाइया से मुझे कंफर्मेशन आ गई है कि आपने भी पढ़ा होगा, पेम्पोज एक जगह है ईस्ट ऑफ श्रीनगर, हमने वहां एक बनाज 2000 छठा मारा है जो कंफर्म है। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि मुझे जब उस रात को अपडेट मिल रही थी करके, तो पाक फिजाइया ने मुझे 6 कंफर्म कर दिए थे, लेकिन फिर अमेंड करवा दिए थे। ये असूल देख लें, उन्होंने कहा नहीं 5 ही आप अनाउंस करें, छठा हम जब ग्राउंड से रैकेज कंफर्म करेंगे तो हम अनाउंस करेंगे। एक तरफ ये एथिक्स है और दूसरी तरफ आप नौजवान है, आपने 65 और 71 की जंग का जाना भी नहीं होगा, कम पड़ा होगा। हमारे पायलट्स को जो पैराशूट से बेल आउट कर गए थे 65 और 71 की जंगों में, जमीन की तरफ आते हुए नीचे से लोगों ने फायर करके मार शहीद कर दिया। खालिद साहब, आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं और आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, खास तौर पर फजाइया से मुतालिक, आप चुके खुद भी फाइटर पायलट रहे। सर जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपने 65 की जंग का हवाला दिया, 71 की जंग का हवाला दिया, कल वजीर आजम साहब ने बड़े अहम अल्फाज कहे, उन्होंने कहा हमने 71 का जो बदला है वो बड़े भरपूर तरीके से ले लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हमने बड़ा भरपूर जवाब देकर 71 का बदला पूरा कर दिया? देखिए, वो अब तो बहुत बड़ा एक जख्म है हमारे दिलों पर जो 71 में, क्योंकि हमारा एक हिस्सा हमसे लैदा हो गया। वो मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान था। हमारी यूनिटी थी, हमारे 1000 मील दरमियान में दुश्मन था, दोनों तरफ पाकिस्तान, वो जरा विजुलाइज करें। उसको बहुत टेंशन थी और थ्रेट रहती थी कि दोनों तरफ। अच्छा खालिद साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्विकली इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। अगर हम गोदी मीडिया को देखें, मोदी की कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनकी तकारीर देखें, लोगों के बयानात सुने, या उनका भारत का सोशल मीडिया ही देखें, तो ऐसा लगता है भारत अभी भी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा। और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, क्या आपको लगता है अभी भी कोई मुहिम जोई का खतरा है?
जी रिस्क तो पॉसिबल है, लेकिन मैं लोगों के ज़हनों में कोई इनसिक्योरिटी या कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन जिस चीज से हिंदुस्तान बाज आया हुआ है जी। और जिससे मुझे लगता है कि नहीं होगा, वो 5 घंटे की टनेज है जी। वो हमने जो फेंकी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था अर्ज, उन्होंने कंपेयर किया कि अगर हमने जंग जारी रखनी है तो प्राइस बहुत हैवी है, ठीक, बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। और 5 घंटे की एक झलक थी सिर्फ कि अगर आप करेंगे तो हम आपने नोट किया होगा, साइबर कमांड ने हमारे उनके ग्रिड स्टेशन जैम कर दिए, बिल्कुल, जैम कर दी, उनका ट्रेन का सिस्टम जैम कर दिया, उनकी इंटरनेट और वेबसाइट हैक कर ली। तो हमने सिर्फ एक झलक दिखाई कैपेबिलिटी की कि हम किसी हद तक जाएंगे अपनी सॉवरेनिटी और आजादी के लिए। तो अल्लाह करेगा कि उनके गुड सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि प्राइस हमने जो उनके ज़हनों में अब डाल दी है। 10 तारीख को जो हमने 5 घंटे का ऑपरेशन किया, पर्टिकुलरली पाक फिजाइया ने जी, वो इतना मैसिव था। और उसको मैं कहता हूँ सबको कि वो बिल्कुल मैयर्ड नहीं था, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं था। सब लोग कहते हैं जी बड़ा मैयर्ड जवाब दिया, मैंने कहा ये मैयर्ड नहीं था। अगर मैयर्ड होता तो जंग और चलती रहती, क्योंकि वो हिंदुस्तान बर्दाश्त कर लेता। जब हम इसको अपनी टर्म में कहते हैं दिस वाज ए प्रोहिबिटिव प्राइस, यानी एक ममनुआ थी, अनएक्सेप्टेबल प्राइस। बिल्कुल खालिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान था। इसलिए हमने फिर देखा कि भारत जो है वो फौरन भागा अमेरिका से मदद मांगने के लिए कि खुदारा सुलह करवाई जाए, कोई सीज फायर करवा दिया जाए और आप सालिस का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और साथ ही साथ जिस तरह से खालिद साहब ने बड़ी अहम बात बताई कि बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की कि मोदी की जानिब से अब प्रोजेक्शन किस तरह से की जा रही थी कि किसी और बेस पर जाके फोटो शूट करवाया गया, अपनी आवाम को बताया गया कि हम जनाब जीते हैं, झूठे दावे किए गए। इससे पहले नजफ आपने देखा होगा, अगर आप दोनों आर्मी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कंपैरिजन करें तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है, एक तरफ लटके हुए चेहरे थे, एक तरफ शादमान चेहरे थे, मुस्कुराते चेहरे थे। और बड़ा अच्छा उस पर किसी ने तबसरा भी किया हुआ था ना, शाकिर शुजाबादी के शेर के साथ, तो शाकिर आपसे आना है। एग्जैक्टली, बॉडी लैंग्वेज आप उनके देख सकते हैं, कितना डिफरेंसेस था। फिर कहने को उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी हम ये नहीं बता सकते, अभी हम वो नहीं बता, तो तैयारों कॉन्फ्रेंस में बैठे क्यों हैं? तैयारों का नहीं बता रहे कि कितने गिरे हैं, और ये भी नहीं बता रहे कि अगर पाकिस्तान के तैयारे आप कह रहे हैं आपने मार गिराए, तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड करने से कहा। और ज़हर, आपको पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि बॉलीवुड में अब ये जो सिंदूर ऑपरेशन नाम की एक मूवी आएगी, उसमें किस तरह चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी भारत इस हवाले से तो मशहूर है कि वो तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़छाड़ करता है, अपनी तरफ बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है जो उसने कभी नहीं की, और दूसरों को हमेशा गलत और बुरा और दोगला दिखाने की कोशिश करता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब किस तरह ये लोग क्या दिखाएंगे। चले मैं आपको थोड़ा सा नक्शा खींच के बता देता हूँ। ये उसी तरह का होगा जिस तरह से आपने देखा था ना कि वो हमने हमारे जो जहाँ पे हमारी एटमी तंसीबात थी उससे मुतालिक एक मूवी बनाई गई, तो वहाँ पे एक बड़ा सा सब्ज गुंबद था। तो इस तरह की जो चीजें है ना वो दिखाई जाएंगी। तो वैसे आप भी अच्छा लिखते हैं। वो सारी फेक होगी। चले नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक की हिम्मत, जाइए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है, तो ये बताने का भी एहतमाम किए देते हैं। जी, आपको बताते हैं आज मुल्क का दर्जा हरारत कैसा रहेगा और किन किन इलाकों में टेम्परेचर की क्या नौयत चल रही है। तो आइए मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है, जबकि जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज्यादातर इलाकों में सूरज का राज रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। तारीखी कलों के हवाले से मशहूर स्कर्दू की बात कर लेते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम।
जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। पेशावर की बात करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मानसहरा, एबटाबाद, बडग्राम, कोहिस्तान और गिरदोनवा में बादल बरसने का इम्कान है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में रहेंगे। लाहौर में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 44 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक पंजाब में 20 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने और दर्जा हरारत में 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। और अब जिक्र करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम का, जहां सूरज आग बरसाने लगा है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी अजला में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूरज कहर ढाने लगा है। कराची का अगर जिक्र करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब सीज़ फायर जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन रब्ता हुआ, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। लेकिन इसके बावजूद खदशात हैं कि बरकरार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। उन्होंने खबरदार किया है कि खतरा अभी टला नहीं है। मकार दुश्मन की जानिब से किसी भी वक्त भारतीय जारहियत का खदशा मौजूद है। और नाजरीन, इसी खदशे के पेश नज़र DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा और उन्हें खबरदार किया कि भारत ने सीज़ फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कामरा एयरबेस का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्का हक में भारतीय तैयारे तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए दुश्मन को ललकारा और वाज़े किया कि बहादुर सपूतों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत, घमंड और गुरूर को तोड़ दिया है। अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा गया तो ज़मीन खींच लेंगे। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात भी कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हो गया है। DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन राब्ता भी हुआ। हालिया बातचीत से हम क्या तवक्कुआत रखें? क्या ये वाकई कशीदगी में कमी की अलामत है या फिर महज वक्ती इकदाम है? साथ ही साथ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मार्का हक में तारीखी फतह पर आज सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर भरपूर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस जज्बे को कैसे देखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक आप दोनों को। देखिए उज़ैर, पाकिस्तान और भारत का ये जो 4 दिन का जो वाक़या हुआ है, ये मार्का हुआ है, ये बहुत ही इसके डीप और गहरे, जो मैं कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आया जी, इफेक्ट्स आए हैं। और पूरी दुनिया जो है वो इसकी इन इफेक्ट से फ़ायदा भी उठा रही है और अपने आप को पोजीशन कर रही है। जहां तक आपने DGMOs का जिक्र किया है, पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो मैं ये कहूंगा कि जी देखें,
भारत जो है वो शुरू दिन से ही, वो भारत के ज़हन में जो चीज थी, मैं जरा आपको बैकग्राउंड बता दूं तो उस बैकग्राउंड के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे। तो पहले दिन जब भारत ने वो नापाक अपना एक्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ और दे टुक आउट दोज 6 प्लेसेस, उस पे उन्होंने अटैक किया, तो उस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जी, और उन्होंने उसके साथ नैरेटिव ये बांधा कि जी हम तो टेररिस्ट के अगेंस्ट गए हैं, हमारा पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अफवाह से कोई मार्का नहीं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जब आप किसी की एयर स्पेस को या किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का ये मकसद नहीं होता कि आप उस पर कब्जा कर ले। सॉवरेनिटी का ये मकसद होता है कि जब आपके अंदर ये नापाक सोच ही आ जाती है कि हम अटैक करेंगे, तो उस वक्त समझे कि आप किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और वो भी एक गैरतमंद कौम जो उसको, और एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसके बारे में जब आपकी ये नापाक सोच ने जन्म लिया तो हम समझ गए कि वो हमारी सॉवरेनिटी को उनको से खतरा लाहक हो गया। फिर आपने एक नया नॉर्म सेट करने की कोशिश की, आपने BVRs का इस्तेमाल किया, आपने टारगेट किया, तो वो उस वक्त भी ये समझ रहे थे। ये दावा तो वैसे ही गलत साबित हो गया ना कि आपने देखें हमला किया और आपने निशाना किसको बनाया, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। तो पूरी दुनिया को आप क्या बता रहे हैं कि क्या उसके अंदर कोई टेररिस्ट मौजूद थे जो आपने निशाना बनाया उसे? इन्होंने जो मासूम शहरियों को भी बनाया जी, वो तो इससे भी आ गया। नीलम हाइड्रल तो है ही है, अब हवक बीवी जो 4 माह की बच्ची थी, उजैर, मोहम्मद बिन जुबैर, फिर इर्तजा, 7 साल के बच्चे मारे हैं, औरतें मारी हैं, फैमिलीज को उन्होंने टारगेट किया। तो वो तो खैर इनकी मोरालिटी तो है नहीं। जो अपने 26 लोगों का उजैर खून कर सकता है और उस पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है और उसको कसिस बलाए बना के एक वॉर इनिशिएट कर सकता है, तो उससे आप क्या समझ सकते हैं? He is a narcissist. Narcissist is not anti-social, he is anti-human. वो अपने लोगों का खून कर सकता है, ये वही सोच है। और ये मोदी जो है, he has become the biggest threat to the India itself. अब ये अच्छा, वो उस बैकग्राउंड में ये निकलना चाहते हैं, हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट से एग्जिट स्ट्रेटजी इनकी मौजूद होती है। ये इसको एस्केलेशन ऊपर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये फिर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की एग्जिस्टेंस का, पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाता है। कोई भी पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंडिया को रिस्पॉन्ड ना करे। हमने ऑलरेडी बहुत सफर कर लिया जी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जाहिद साहब, अगर हम करंट सिचुएशन डिस्कस करें, करंट सिचुएशन को देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त मोदी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, क्या आपको लगता है कि नाकामी का शिकार भारत किसी मुहिम जोई की तरफ जा सकता है? और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो इस हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जी देखिए, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वो किसी वक्त भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, फिर DGISPR ने तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि जी अगर वो कार्रवाई करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब जाएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अब कहने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया को बताने की जरूरत है। दुनिया ने, पाकिस्तान इज द कंट्री जो अपने एक्शन से साबित करता है कि हम क्या करेंगे, किस लेवल पे जाएंगे और किस तरीके से इनकी तबाही का हम सबब बनेंगे। इसलिए वो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। बट मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, कि अब वो इस एस्केलेशन को शुरू नहीं करेंगे। अदवार में भी वो कोशिश यही कर रहा है कि हम इसको ज्यादा डीएस्केलेशन की तरफ लेके जाए, क्योंकि उनकी एम्बैरेसमेंट बहुत हो गई है जी, बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट। और एकदम एक और भी उसको अगर एम्बैरेसमेंट इमीडिएटली हो जाए, अब इसको लिए हॉस्टिलिटीज इनिशिएट करने के लिए फिर एक कार्व करना पड़ेगा, फिर एक ड्रामा करना पड़ेगा। वो ये नहीं हो सकता कि जी वो कहे कि जी हमने, वो फिर कहीं ना कहीं किसी और जगह पर एक और ऐसा एक्ट करेगा, ड्रामा करेगा, अपनी मूवी का स्क्रिप्ट निकालेगा, जिसको फिर अगेन रीजन बनाएगा फॉर रिज्यूमिंग ऑफ दी हॉस्टिलिटी। जाहिद साहब, वो स्क्रिप्ट तैयार भी तो हो रहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अप्रूव करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सिंदूर तो कन्वर्ट हो गया था जी ऑपरेशन कलंक का टीका में, हमने आपके प्रोग्राम में बात की थी। अब उसको जरा नए सिंदूर की कोई डब्बी खोलनी पड़ेगी, आई डोंट नो, उस पे डब्बिया में जरा परमानेंट टिकाऊ निकालना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ही इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, नो डाउट। और इस पे इररिस्पेक्टिव, देखिए ना, अगर फर्ज करें अल्लाह ना करे एस्केलेशन लैडर पे ऊपर चली जाती, जिस तरीके से उन्होंने 57 एयरक्राफ्ट हमारे पाकिस्तान की एयर स्पेस पे थे, इसी तरह 4 टाइम इसको आप कर ले जो इंडियन एयर स्पेस में थे, उनमें से कोई चीज टारगेट हो जाती और इतना झूठ
मैं तो कहता हूँ इन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान को अभी राब्ता करना चाहिए जिनके मुसाफिर उस वक्त हवा में थे कि जी आपके लोग भी उस तो ये ही इज अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, ट्रांसनेशनल थ्रेट बन गया जी ये। और उसके हाथ में न्यूक्लियर है, आपने बंदर के हाथ में उस तरह दिया हुआ और आप समझते हैं कि वो किसी का खून नहीं करेगा या जख्मी नहीं करेगा। तो दिस इज सीरियस मैटर, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने की जरूरत। अच्छा, अब इसकी ये जो परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है ना नजफ एंड उज़ैर, अपने जो लोग देख रहे हैं जी, तो $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी एप्पल में इंडिया के बीच में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सीईओ को क्या मशवरा दे रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे ये वॉर मॉन्गर जो है, ये वॉर सिचुएशन टाइप जो इंसान है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को जाया कर देगा अपने। और अभी मतलब है वो इंडिया के साथ उनके मुज़ाकरात अभी 17 को मेरे ख्याल में हो रहे हैं जी उनके, तो वो उनको मना कर रहे हैं। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में जो ज़ंगज़ांग इनका जो अपना इलाका बना रहे हैं उसमें 27 जगहों को इन्होंने नेम कर दिया जी। वो कहते हैं ये चाइनीज टेरिटरी है। वो इसका जो फायदा है ना जी, अभी अमेरिका भी इसको बिल्कुल जाहिद साहब आप सही कह रहे हैं सर के जिस तरह से ट्रंप की जानिब से हिदायत दी गई है ना एप्पल के सीईओ को, तो टिम कुक साहब भी जो है सोच रहे हैं और वो मुज़ाकरात जो लगता नहीं है कि भारत के हक में होंगे, कोई उसका फायदा होने होगा। सर वज़ीर आज़म ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने मार्का हक में जो तारीखी फतह हासिल की, दुश्मन को जो जवाब दिया, हमने 71 का बदला ले लिया है। आप कितना एग्री करते हैं, क्या समझते हैं इस बयान में कितना वजन है, क्या वाकई ऐसा हो गया? देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स एक अच्छी बात की है कि हमने बदला ले लिया, बट ये ऐसा दुश्मन है कि इसको जब तक आप कहते हैं ना वक्फे से याद ना करवाते रहे तो कि आप जो है ना एक खतरा है और आपको नुकसान होगा पाकिस्तान से, तो वो बहुत जरूरी है कि इसको थोड़े थोड़े अरसे बाद एक डोज जो है ना इसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए कश्मीर जो है जी वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द कश्मीरी पीपल। कश्मीर इज आवर रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो वो अभी तक मौजूद है। तो अभी लॉट टू बी डन। अल्लाह करे कि वो डिप्लोमेटिकली पोलिटिकली हल हो जाए, इसके अंदर कोई सोच आ जाए, कोई ऐसे पॉलिटिकल माइंड सामने आ जाए भारत के अंदर। ऑफ कोर्स वो मुआवजा ही होगा भी इस मौजूदा एनवायरनमेंट में, तो बट पाकिस्तान को पीस को चांस देते हुए, पीस को सामने सेंट्रल रखते हुए, विच इज आवर थीम ऑफ पाकिस्तान, कि हम पीस को देखें ना। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का ये मतलब नहीं है कि पीस हो गया। पीस तो तब होगा जब एब्सेंशिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब रूट कॉजेज को हम कॉन्फ्लिक्ट की एड्रेस करेंगे। दैट इज कश्मीर। तो कश्मीर के बगैर अभी हम अधूरे हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेशन को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग देखें, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो आप लोग भी कर रहे हैं, आई मीन वी हैव डन अ लॉट, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस। उन्होंने वो एक झूठी तकरीर की, मोदी ने, झूठ से भरी हुई, शर्म बेशरम इंसानों वाली वो स्पीच थी। मैं इस तरह के अल्फाज यूज करते हुए मुझे फिर बड़ी देर तकलीफ होती रहती है, बट ये डिजर्व करते हैं जी। मैं खुद मुझे यूज करने पड़ते हैं। शर्म बेशरम इंसान ने वो तकरीर की। अब वो मीडिया जाहिद साहब इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि भारत अंदरूनी सियासी दबाव का बिहार के इलेक्शन मुहिम के दौरान जंगी फिजा बनाकर उसका फायदा उठाना चाह रहा है? उसका फायदा भी उठाना चाह रहा है। और देखिए नजफ, वहां की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट गुड। इतना डीप स्टेट की एप्लीकेशन हो चुकी है कि वहां खौफ है। वहां इन्होंने खौफ से अपनी अपोजिशन को, अपनी आवाजों को, अब आप अंदाजा लगा लें। एक मिसाल देता हूँ मैं अपने पास, एज अ पाकिस्तानी लोग कहेंगे ना ये तो बस बातें कर रहे हैं जी। मैं बातें नहीं कर रहा, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सामने कॉन्टेक्स्ट। सोफिया जो है, सोफिया कुरैशी कर्नल स्पोक्स पर्सन, अब उनकी बहन को भी इन्होंने इंटिमिडेट कोर्स किया है बीजेपी ने। ये वो लोग हैं जो विकेट उखाड़ देते हैं। पाकिस्तान की टीम गई थी, इन्होंने बॉम्बे की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विकेट उखाड़ दी। ये इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, तो जो लोग उधर रह रहे हैं वो भी डरते हैं जी इनसे खौफ आता है। इनकी इतनी खौफ इन्होंने बिठा दिया कि ये किसी अपोजिट वॉइस को भी नहीं सुनना चाहते। सेम वॉइसेस खत्म हो गई हैं। अभी बरकत दत्त जैसी जिसकी अच्छी भली रेप्यूट थी, उन्होंने भी रूइन कर लिया अपनी रेप्यूट को इसके बीच में, बिकॉज वर्जन है जिसकी स्ट्रेटजी को मेजर कर रहा हो जी, डिसाइड कर रहा हो, वो जो बात कर रहा होता है। अभी हम भी फौज में रहे जी, मेजर इज अ ग्रेट रैंक अगर वो बहुत अच्छा फाइटर होता है, बट जो एक बंदा प्रोग्रेस ही नहीं कर सका अपने प्रोफेशन में, उसको एक्सेस ही नहीं होती ऐसी इंफॉर्मेशन की या बातचीत की उन ऑपरेशन। जाहिद साहब सवाल ये भी पैदा होता है, बड़े लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर ये साहब इतने ही काबिल थे तो फिर ये हायर रैंक्स पे क्यों नहीं जा सके, सिर्फ यहीं से रिटायर्ड क्यों होके वापस चले गए?
नहीं मोटिवेटेड होता ना जी, अगर शहीद हो गया होता इंडिया के लिए उससे वो बेहतर था, या जख्मी कम से कम अपनी गोली की वो बारूद ही सूंघ लेता किसी मार्के पे जाके और फिर बात करता नेशनलिज्म की। देखिए दिस इज ऑल मनी स्पीकिंग, दिस इज। और दूसरी आपने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपनी जंग को जारी रखना है इसको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान जी। ये हाइब्रिड में हमारे कल्चरली हमें इन्होंने जब भी कोई हेजमोनिक स्टेट्स या इस तरह का माइंडसेट किसी को सबड्यू करने की कोशिश करता है तो उज़ैर याद रखिएगा कि वो सबसे पहले कल्चरल इन्वेजन करता है, जो आपने देखा पाकिस्तान पे बुरी तरह उसका इफेक्ट हुआ, और आपके कल्चर को वो रोकेगा वहां जाते हुए, आपके ड्रामा को, आपकी फिल्म को, आपके सॉफ्ट जो इमेज है उसको खराब करेगा, आपकी स्पोर्ट्स को। और दूसरा फिर करता है इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग करता है, और तीसरी अगर रिक्वायर्ड हो तो मिलिट्री एनिहिलेशन करते हैं। तो इसमें तीनों प्रॉन्ग चलाए हुए हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का महाज और ये जो कल्चरल प्रोटेक्शन है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए आई बीइंग इवन मिलिट्री में ये कहूंगा हमारे पास जितने मर्जी है न्यूक्लियर और जितनी मर्जी है ताकतवर फौज, जो जब तक हम सोशली एंड कल्चरली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपनी सोसाइटी को और इस हिंदुत्व, बिल्कुल जाहिद साहब आप सही कह रहे हैं, हमें सोशली और कल्चरली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वहां पर भी हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मकार दुश्मन कहीं से भी हम पर हमलावर हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो हमें हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि यूं कहा जाए कि बदतरीन हालात के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, जो कि हम हैं भी। और हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूब में जो भी हमारी कोई कमी रह गई उस पर हम रिव्यू भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ जश्न मना रहे हैं अपनी फतह का, बल्कि हम उन चीज़ों को भी देख रहे हैं जो कमी बेशी रह गई दुश्मन को जवाब देने में, ताकि आइंदा अगर दुश्मन कोई जारियत करे तो फिर हम कोई कसर ना छोड़ें। और इसके साथ साथ अभी जाहिद साहब ने बरका दत्त की बात की है, तो पियर मॉर्गन्स के शो में अगर आपका इत्तेफाक हुआ देखने का कि उसको वहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि उसने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके किसी मुल्क के हवाले से, उसकी सालमियत के हवाले से किस तरह के झूठे बयानात और एक अलग किस्म की थ्योरी क्रिएट की जो कि हकीकत पर मबनी ही नहीं थी। अनगिनत सहाफ़ी हैं, रॉबर्टसन की आप बात कर लें जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी उन्होंने वॉर जो है वो कवर की है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इनको क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस तरह की हरकतों की वजह से। तो नाजरीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। जब तोपें गरजती हैं तो कौमें बेदार होती हैं, और जब दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जाता है तो सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि दिल भी मजबूत हो जाते हैं। हालिया जंगी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक बार फिर वो मौका दिया जहां पूरी कौम ने ना सिर्फ अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, बल्कि सियासत, इख्तलाफात और नजरियात से बालातर होकर एक नए इत्तेहाद की मिसाल कायम की। पार्लियामेंट के ऐवानों से गली महल्लों तक, सोशल मीडिया से सड़कों तक, हर जुबान, हर खित्ते, हर रंग ने एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। आज हम यही सवाल उठाने जा रहे हैं, क्या ये आर्जी इत्तेहाद मुस्तकबिल का मुस्तकिल इस्तेहकाम बन सकता है? क्या ये बहरान हमारे लिए एक सियासी बेदारी का लम्हा है? और क्या आज का पाकिस्तान कल की एक नई मुत्तहिद और मजबूत रियासत की बुनियाद रख चुका है? और क्या ये कौमी यकजहती एक नई सियासी समत दे सकती है? क्या ये नया आज़म, ये नई हम आहंगी हमारे निज़ाम को भी इस्तेहकाम देगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इमरान जावेद साहब। इमरान साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वेलकम सर, थैंक यू। इमरान साहब, मार्का हक में तारीखी जीत पर पूरी कौम तो आज यौम तशक्कुर मना रही है, बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? और इस दिन के हवाले से सबसे पहले हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो है वो पाकिस्तान की पूरी कौम, सिर्फ पाकिस्तान की कौम नहीं बल्कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी दुनिया में बैठा है और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आज बड़े खुश हैं। और उनके जज्बात का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, गलियों कूचों में फिरते हैं, तो घरों से माएँ बहनें बच्चे जो हैं उनके अंदर जो एक अजीब सी एक जोश नज़र आता है, वो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वो जोश देखा जब से मैंने इसको होश संभाला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उसके मर्द वजूद में आया। उसके बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ क्राइसिस में रहा, मुख्तलिफ जंगें आई, लेकिन इतनी क्लैरिटी जो है, विनिंग क्लैरिटी जो है, वो द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आपने एक अपने दुश्मन को, बुज़दिल दुश्मन को जो शिकस्त दी है, उसकी क्लैरिटी फर्स्ट टाइम आई है। और पाकिस्तान की कौम का तो ये हाल था कि आप सोचते हैं जब बाहर कहीं या कहीं कोई जंग होती है या कोई
हादसा होता है तो लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, या कोई इंडिया में हमने ये मनाज़र उसको ढूंढने, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर हम तो साइकिल, मोटरसाइकिल और अपना क्या कहते हैं घोड़ा छोड़ा लेके वहाँ पहुँच जाते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहाँ पे अगर जो भी हालात होते थे, वहाँ आग लगी होती थी, गर्मी थी, या खौफ नहीं था। हमारे लोगों में जोश है, जज्बा है, सपोर्ट करते हैं अपनी अफवाज को, हुकूमत को। ऐसी बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी है जहाँ पे मिसाइल फायर हो रहा है और लोग साथ ही बैठे हुए हैं किसी फासले पर। तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या मौजूदा सूरत हाल ने हुकूमत को कहीं ना कहीं मजबूर किया है सोचने पर कि सियासी इस्तेहकाम कौम की, मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है? ऐसा है, इत्तेफाक करते हैं? हाँ, नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो मौजूदा हुकूमत है और ये पीपल्स पार्टी और PMLN और बाकी जमातें जो मिलकर आज हुकूमत कर रही हैं, पाकिस्तान में चल रही है जी, हमने तो हमेशा बात की कि इकट्ठे होने का, इकट्ठे होके मुल्क की मईशत को मुस्तकम करना चाहिए, मुल्क के दिफा को मुस्तकम करना चाहिए। जब हम ऑपोजिशन में भी थे तो हम यही बात करते थे। वो तो एक ऐसी दहशतगर्द जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, ठीक है। आज जो दहशतगर्दी इंडिया ने की, मेरा ख्याल है कि इंडिया की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो हमारे इदारों को या हमारी तनसीबात पे हमला कर सकती, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज जो है उसके बहादुर नौजवान वो दिन रात जागते हैं और जज्बे के साथ पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। तो इन्होंने तो उन हमारे शहीदों की ऊपर हमला किया, हमारे उन ऐसी तनसीबात पर हमला किया। तो ये तो एक दहशतगर्द लोग हैं। मेरा अपना एक नज़रिया है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जिसने इतना बड़ा एक गुनाह किया हो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जो खतरा बना हो, उनके साथ बैठना नहीं चाहिए। बट फिर भी जो हमारे कायदीन हैं वो हमेशा ये बात करते हैं, आए मिल के बैठते हैं और आगे टेबल पे बैठ के मसाइल को हल करने की कोशिश। लेकिन आई डोंट थिंक सो के वज़ीर आज़म साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेशकश की है मुज़ाकरात की, आपको लगता है कि ये बाअमल, बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, हम अमन पसंद लोग हैं। हमने पहले अपने हरीफ इंडिया को भी कहा कि आओ बैठो बात कर लो। हम अमन पसंद हैं, लेकिन अगर आप हमें तंग करोगे तो उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हमने उनको दिन में तारे हमारी पाक फौज ने दिखाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे नौजवानों ने, पाक फौज के बहादुर नौजवानों ने, वो उन बुज़दिल इंडियंस को मुंह तोड़ जवाब दिया, बिलाशुबा। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला है कि हमारे जो कायद हैं वो हैं सुलह पसंद हैं। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिल के एक पेज पे बैठें और दे सम डू फॉर पाकिस्तान। अपने लिए नहीं वो करना चाहते। अगर हमने अपनी सियासत बचानी होती तो फिर हम पिछले, जो आपको पता है निगरान सेटअप आया था, हम फिर ना आते। हम तो कहते जो ठीक है पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, और मिट्टी अपना जो मुल्क होता है वो माँ की तरह होता है। इसकी इज्जत और इसकी सालमियत और इसकी तरक्की का ख्याल हम नहीं रखना। बिल्कुल, आपने आपकी जिम्मेदारी। इमरान साहब, हम देखते हैं कि हुकूमत की अगर हम बात करें, हुकूमत और अपोजिशन का अगर हम मवाजना करें, तो हुकूमत पर ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ज़रा वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा हुकूमत नहीं ज़्यादा करना होता है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल हमने देखा है कि पूरी कौम यकजा हो गई है। सियासी जमातों ने भी अपने इख्तलाफात को बेशक आर्जी तौर पर ही, कुछ देर के लिए ही, कुछ लम्हों के लिए ही बाला ताक रख दिया है और मुल्की मफाद को मुकद्दम जाना है। आप समझते हैं कि इसको आप तब्दील कर सकते हैं? कोई मुश्तरका कौमी एजेंडा जो है अब वो बनाया जा सकता है और तमाम सियासी जमातों को यकजा किया जा सकता है, और ये जो हमें यकजहती अभी आर्जी तौर पर नज़र आ रही है सियासी जमातों के दरमियान, ये मुस्तकिल भी हो सकती है, इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? देखें, हमारी तो ये कोशिश है, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये वाज़ेह पैगाम है कि सबको लेकर चलें। बीइंग अ नेशन हमें काम करना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। हाँ, कोशिश की जाती है, बारहा कोशिश की जाती है कि आए पाकिस्तान के लिए किसी एक जगह पर बैठें, एक टेबल पर बैठें और सही सिम में पाकिस्तान को लेके चलें, पाकिस्तान के दिफा को लेके चलें। और इसमें पाक फ़ौज ने हमेशा पॉजिटिव रोल्स अपने अदा किए हैं। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पाक फौज है, पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान है तो चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान है तो आप मैं भी हैं। ये स्नो टीवी भी उसी वक्त है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो वेयर इज द स्नो टीवी? ठीक है,
हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसमें कुछ लोग जो पाकिस्तान के साथ मुल्क दुश्मनी करते हैं, जिनका एजेंडा कुछ और है, आज उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को एक गलत रास्ते में बहकाया, झूठ उनको सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, आज पाकिस्तान का नौजवान पाक फौज की बहादुरी की वजह से दोबारा एक पेज पे आया है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की सालमियत को जब खतरा था तो उसने देखा कि पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई। ठीक है, इमरान साहब, हमारे क्रेडिट जाता है नौजवानों को, कौम के नौजवानों को कितना आप अप्रिशिएट करेंगे कि देखें, एक वॉर तो जो वो थी जो कि बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही थी, महाजों पर लड़ी जा रही थी, सोशल मीडिया की वॉर भी लड़ी जा रही थी, मीडिया की और वॉर, वहां पर सोशल हमें मीडिया कोई की इस तरह का रंग जो है वो नजर नहीं आया, कोई सियासी रंग नहीं नजर आया, बल्कि कौमी यकजहती के रंग में ही सारे रंगे हुए थे। उन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया है, उनको किस तरह से अप्रिशिएट और करेंगे? साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि भारत ने सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू जो रोल प्ले किया उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आप पाकिस्तान की तमाम मीडिया चैनल्स जितने भी हैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह बहादुरी से पाक फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरह से हमारे जो जितने भी ये सोशल मीडिया के मेम्बरान्स थे, चैनल्स थे, और हमारे जो टीवी चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल्स थे, इन्होंने इतने डट के मुकाबला किया, इतने डट के अपना नैरेटिव जो था, सच का नैरेटिव था उसको फैलाया, झूठ नहीं फैलाया। न्यूज़ जो वहां से आ रही थी उनको फेक न्यूज़ पोस्टमार्टम नहीं भी किया। दी, बिल्कुल ऐसा किया। और मतलब कि अगर रात को 3 बजे भी कुछ हुआ है तो इन्होंने उसका जवाब 3 बजे फौरन रिस्पॉन्ड किया है, और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपने उनके नैरेटिव को झूठा किया और सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आए। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा जो है, इस पे आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बल्कि मैं कल कहीं बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो हमारे जो चैनल्स हैं इनको कोई अवार्ड्स भी मिलना चाहिए कि द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। ऐसा वैसे अभी तक किसी ने सोचा नहीं। अच्छा, क्विकली बताइएगा कि आखिर में आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के स्पेशल दिन के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से, नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, और आपके हल्के में इस दिन को कैसे मनाया जा रहा है, इस पर भी बताइएगा। देखें जी, मेरे हल्के के जो लोग हैं वो बड़े ही जोश में थे। तो मैं शाम को जब ऑफिस से मैं डेली बैठता हूँ, अपने मेरी वालदा भी बैठती हैं, तो जब मैंने शाम को देखना तो मुझे लगना कि शायद मेरे हल्के के अंदर कोई ईद का समा है या कुछ चांद रात आ गई है। पीपल्स आर वॉकिंग आउटसाइड एंड लंच और डिनर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे इतना रश होता था, और कई जो नौजवान थे वो बॉर्डर की तरफ जाते थे, वहाँ से घूम फिर के शाम को आते थे तो कहते थे मियाँ साहब हम बॉर्डर पे नज़दीक से होके हैं, उन्होंने को सानू अगे जान दो। पंजाबी में जो ऐसे बात करते थे तो मैं बड़ा हंसता था। मैंने ये जोश अपनी लाइफ के अंदर मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने इतना जोश और इतना जज्बा जो है, वो नौजवान हों, वो बूढ़े हों, वो माएँ हों, वो बहनें हों, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि ये जज्बा, मुझे बातें सुनते थे हम लेकिन देखा फर्स्ट टाइम। बाकी मैं अपने नौजवानों से ये बात करूँगा, हमेशा फेक न्यूज़ पे ना जाया करें। ये मेन स्ट्रीम लाइन आपका मीडिया है, इसकी खबर सुना करें, अपने फ़ौज का मोराल, फ़ौज का साथ दिया करें। पाकिस्तान की फ़ौज, बहादुर फ़ौज आपके लिए बहादुरी से अपनी शहादत भी देती है और पाकिस्तान की हिफाजत भी करती है। वो नींद जो सुकून से आप सोते हैं, उसका मेन क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की पाक फौज को जाता है। बड़ा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट मैसेज, मौसर मैसेज आपने दिया। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का, आपके वक्त का। तो नाज़रीन, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हर इंसान खूबसूरत नजर आना चाहता है, मगर इस खूबसूरती को धचका उस वक्त लगता है जब हमें कील, महासों या एक्नी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो ये चेहरे पर मौजूद कील महासे हमारी खुद एतमादी को ऐसा धचका लगाते हैं कि दूसरों से मिलना तो दूर, इंसान शीशे में अपना ही चेहरा देखने से भी कतराने लगता है। एक्ने सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर असर नहीं डालती, बल्कि ये कई बार जहनी दबाव, खुद एतमादी में कमी और माशरती मसले का सबब भी बन सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक्ने दुनिया की सबसे ज़्यादा आम जल्दी बीमारी में शुमार होती है, जो तकरीबन
85% नौजवानों और 12% अडल्ट्स में किसी ना किसी मरहले में आ जाती है ज़िंदगी के। इसी तरह पाकिस्तान की जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 35 साल के 62% अफराद एक्नी से मुतासिर हैं और इसकी बड़ी जो वजूहात सामने आई हैं वो खाने पीने में गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, माहौलियाती आलूदगी या ज़हनी दबाव भी शामिल है। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको उन माहिरीन से मिलवाया जाए जो आपके सामने उन मसाइल का सादा और आसान हल पेश करें। इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में एक बार फिर दावत दी है हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी नईमा आपा को। आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाता है मेरा ये। थैंक यू। और आपा देखिए, आपके सामने भी तो इतनी खूबसूरत चीजें पड़ी है ना, इतनी अच्छी चीजें पड़ी, लगता है जेलिस पड़ी हुई है सामने। आज मैं ये जेलिस भी बना के लेके आई हूँ। अच्छा, आप लोगों को जेलिस ये खाने वाली जेलिस है? हाँ, ये लगाने वाली लगाने वाली ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल। डिफरेंट है। ये आर्ट करके लेके आई हूँ कि ताकि आप लोग ना खूबसूरती में खूबसूरत हो जाए। क्या ताकि बात आपके है। हाँ आपा हम हल की तरफ आएंगे। हाँ, पहले कुछ solutions की तरफ जो आते हैं, मसाइल फटाफट, हैं हाँ। जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है, जी। जिससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक्नी से छूट जाए तो फिर निशानात नहीं जाते, स्कार्स नहीं जाते। ये जो इनकी डिफरेंट वजूहात- जेलीज है ना, ये इसीलिए लेके आई हूँ। लेकिन आप लोगों की अच्छी बात है कि आप जी। लोग मेरा 70% काम कर देते हो, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो। अच्छा। उससे हाँ, मैं सोल्यूशन की तरफ आ जाती हूँ। आप सोल्यूशन की तरफ आए। चलें फिर आज solution- आज यही तय पाया हमारे दरमियान। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, एक्नी हो गई है, ठीक है, उसको खत्म कैसे करना है, मैं वो सही। करती हूँ, ठीक है ना। मैं इलाज की तरफ जाती हूँ कि ठीक इसको है। इलाज कैसे करना ठीक है। है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये नीम है, ये हमारे पाकिस्तान में हर वक्त अवेलेबल होता है। जी। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि देखिए, मैं इसके ड्राई लीफ भी लेके आई हूँ। अच्छा। हाँ, ये खुश करके मैंने इसके सही। पत्ते रखे हुए हैं। ये नीम का, मैंने ये आपको जो जेली लग रही है, नीम का सोप बना के ये रखा है, सोप ठीक है। है। हाँ, ये नीम का सोप है। ये फ्रेश पत्ते मैंने रगड़ के उनका अरक निकाल के तो सोप बनाया है। जबरदस्त। ये वो खवातीन जो घरों में बैठी है ना, ये उनके लिए बिजनेस का आइडिया भी, अपने क्या मर्दों बात का है। साथ दें, ठीक क्या है ना। बात है। हाँ, अपना स्टार्टअप करें अपना, ठीक है। जबरदस्त। हाँ, तो ये देखिए, ये नीम का सोप बना के लेके आई हूँ। ये आप लोगों के एक्नी, आप लोगों के वैसे एक्नी के अलावा बॉडी पे जितने भी दाने गर्मियों में भी हो जाते हैं, ये खत्म Rashes करेगा। हो जाते हैं, रैशेज हो heat जाते की वजह हैं। से। ये इसके ये है, इसके साथ ही नीम का मैंने सोप बना दिया है। ये वैसे मैं आप मास्क एक बताने लगी कि जो आपकी स्किन को फ्रेश भी करेगा, आपकी एक्नी को भी खत्म करेगा, और जो निशानात की आप बात करें, निशानात को भी बिल्कुल खत्म कर खत्म देगा। कर देगा। स्किन इवन हो जाएगी, जैसे कि नजफ की है, ऐसे ही हो जाएंगे नजफ से। ठीक है, ये है नीम के पत्ते ड्राई फॉर्म में, ठीक है। ये है ग्रीन टी, आम सादा ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन हाँ, टी, ग्रीन ठीक टी है। नॉर्मल जो भी ग्रीन टी। और ये मैं मेरे पास क्योंकि अवेलेबल होते हैं, ये है धनिया, सब्ज धनिया मैंने खुश किया, और पुदीना, ये अच्छा। दोनों मैंने एक में किए हुए हैं, ठीक ठीक है। है। आप लोगों ने करना क्या, और साथ में इसके जाएगी मुल्तानी मिट्टी, से सब वाकिफ है। बिल्कुल। ये किल मास्क के तौर करती पे है, यूज की मास्क के जाती तौर है, पे। बिल्कुल। ये एक इतना बेहतरीन मास्क, आप लोगों ने 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी के लेने हैं, और साथ में एक चम्मच इनका लेना, और मिक्स करके एक जार के अंदर रख ले, सही है। लेकिन क्योंकि आज इधर टाइम कम था, तो मैं इस हिसाब से, वैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई थी। मास्क अभी मैं क्विकली बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही, ये जिस तरह आपने बताया ना कि ये जल्दी बीमारी सबसे पहले खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली इसकी है। टेंशन की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि ऑयली चीजों से परहेज करना घर है, का खाना घर का खाएं, खाना simple, खाना, बाहर का सादा मत खाना order खाना है। कराएं। मास्क ये है, बस, ठीक है। simple। इसका आप लोगों ने करना इस तरीके से है। मैंने नीम, पुदीना, ग्रीन टी और इनका ये पानी जो है, ये बॉईल किया हुआ है। अच्छा। आप लोग इसको पाउडर फॉर्म में भी रखें, सिंपल पानी के साथ मिला के एक पेस्ट बना लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये रखा हुआ है, ये बॉईल करके, हाँ। तो ये इसके अंदर जाएगा। ये मैं इसका मैं बाद में बताती ये हूँ ये क्या सौंफ। चीज़ है। हाँ, ये सौंफ मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका ग्रीन जितनी भी है आइटम्स, इनका पानी ये देखिए कितना ये ग्रीन सा, पानी एंटी उबाल के रख फंगल, लें, ठीक एंटी है। बैक्टीरियल, ठीक है। ये आप लोगों के एक्नी को भी किल करेगा। साथ में इसके अलावा जो डर्ट पोल्यूशन की वजह से हमारे जिनको एक्नी नहीं निकलती, लेकिन आपा ऑयल का इतना इशू है ऑयल का गर्मियों इतना में, इशू ये है, मुल्तानी exactly। मिट्टी जो है ऑयल खत्म कर ऑयल देती खत्म है। करती है। हाँ, जो देखें, एक सीबम जो होता है ना, उसका सुबह आपको सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करना चाहिए, उसको नहीं फौरन से खत्म करना चाहिए। अच्छा, वो हमारी अच्छा। स्किन की प्रोटेक्शन के लिए होता है। सही। हम लोग करते क्या, सुबह उठते ही सोप लगाते हैं सोप फेस लगा पे। लिया, मैं फेस इसको वॉश लगा रिकमेंड नहीं लिया, करती। ठीक है। आप लोग देसी चीजें, लेट से ये जो मैं बना रही हूँ ना, सिर्फ इसके साथ फेस वॉश कर लें, ठीक है। ये चीजें मिला के रखेंगे, इसके साथ सिंपल फेस वॉश कर लें। ओके। लेकिन जो हम सोप यूज करते हैं, सोप के अंदर जो होता है वो कास्टिक होता है, वो हमारी स्किन को ड्राई करता है। ड्राई करके फिर प्री मैच्योर एजिंग जो है वो टाइम से पहले देखने को मिलती है आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर गई है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। ये देखिए मुल्तानी मिट्टी हमने इतनी डाल देनी है। अच्छा, कि वो पेस्ट बन जाए इसका आपका। कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप ये 15 दिन की भी बना के रख सकते हैं, कोई फ्रिज में इश्यू रख नहीं। देना। फ्रिज Expire में भी रखें। जल्दी फ्रिज में रख दें, हाँ, ताकि ठंडी भी लगे ना लगाने के बाद। ठंडी भी लगेगी। ये फ्रेश बिल्कुल आप अच्छा, फ्रिज एक में रखेंगे pleasant ना, सा feel आए। हाँ, एक प्लेजेंट सा फील आएगा, ठीक है। ये मैं ये साइड इसकी यूज करूंगी।
ये देखिए, ये एक इस तरह का बहुत पेस्ट ही- बना लें, उतनी पेस्ट डालें कि बनाएं आपके और फेस फ्रिज पे में ठहर रखें। जाए। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा जो मैंने देखा था कि इसका आप लोगों ने करना ये है कि जब आप किचन में काम करती हैं ना, जी, चूल्हे के सामने खास तौर पे, या आप डायरेक्ट पहले सनलाइट में करती जाते हैं करती है चलो, जो देख रहे हैं वो तो Actually करते हैं इसलिए वो चुप रही है ना, बोली नहीं आगे से। ये ना हम हल बता दें और करते ही ना वो हो। करते हैं। अच्छा, ये देखिए, मास्क मैं आप लोगों को इधर लगा के दिखाऊंगी। आप ये ना कोई इस खार तरीके निकाल से। रहे हैं मेरे साथ हाँ। हैं। ये देखिए, अच्छा, इस तरीके से ये ठीक है। मास्क बन गया, सही है। हाँ। आप लोगों ने इसका ये अच्छा, एक और बात है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा जल्दी आराम आएगा। जी। हमेशा थिन लेयर लगानी चाहिए, ठीक थिक है। लेयर नहीं, थिन लेयर लगाएं। layer। थिन ड्राई हो गई, आप उस पे शावर कर लें, सही। लेकिन हमेशा थिन लेयर लगाएं, ठीक है। आपा ये देखिए। इसके बाद ना किस तरह इसको उतारना है हाँ, मुल्तानी मिट्टी को, ये भी ये बताएं, क्योंकि बस वो ना आप- स्किन आपकी और रैशेस आपा की ये तरफ कितनी चली देर के जाती लिए लगी है। रहने ये देनी मैं चाहिए? आपको लोगों को बताने लगी। ये देखें, इस तरीके की थिन लेयर लगानी है। ओके। जब ड्राई होगी आप लोगों ने शावर कर लेना है, और जब ये सेमी ड्राई हो तो आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करना। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। लेकिन बहुत ज्यादा जिनको मोटी एक्नी है, मोटी पीप वाली जिसको बोलते हैं ना, पस वाली एक्नी, वो इसके अंदर मीठा सोडा मिला सकते हैं इजाफी। बस मीठा सोडा आप सिंपल लगाएंगे ना उस एक्नी के ऊपर, वो क्विक, जिस तरह को कहते हैं ना कि अर्जेंट आराम आना, जो पस वाली एक्नी होती है, वो आप उसके ऊपर सिर्फ सिंपल पानी में घोल के मीठा सोडा लगाएं, और मीठे सोडे से वो फौरन सक करके ना उसको दरमियान में एकदम से इकट्ठा कर देगा। उसका पस को। पोर जो है स्क्वीज आउट हो जाएगा, स्क्वीज अप हो ठीक जाएगा है। वो। और बस उसके बाद मुल्तानी मिट्टी का मास्क आप वैसे भी गर्मियों में लगाते रहे, स्किन से यंग रहती है, जवान रहती है। और एक्नी का तो बिलखुसूस ये एक इसको खास- स्क्रब नहीं करना। नहीं, स्क्रब तो होगी नहीं ना, प्लेन है हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल स्क्रब ठीक होती है, नहीं है। बिल्कुल तो ठीक इसको बस आपने शावर करना है, 2 टाइम शावर कर लें, ज्यादा देर लगाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वरना फिर सारा ऑयल जो है ये ऑब्जर्व करके फिर आपकी स्किन के ऊपर वही जिस तरह मैंने बताया प्रीमेच्योर एजिंग आती है। अच्छा, एक्नी का फिर एक ये हो गया, मास्क हो गया आप लोगों का। फिर दूसरा, ये जो मैंने पानी बना के रखा है, आप लोग जब नहाते हैं तो इसका सिर्फ 3 से 4 ढक्कन अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल लें, अच्छा, ठीक है। ये आपकी पूरी बॉडी के जो Germs बैक्टीरिया है, protection। जम्स प्रोटेक्शन और बैक्टीरिया को किल करती है। ये है। आपकी बॉडी से, क्योंकि बॉडी पे भी अक्सर लोगों को देखे ना, गर्मी दाने, गर्मी आ रही, गर्मी दाने हैं, ठीक है ना, बहुत गर्मी ज्यादा। दाने निकलेंगे ही नहीं। आप लोगों के गर्मी दाने भी नहीं निकलेंगे और बॉडी भी आपकी फ्रेश रहेगी, स्मेल भी नहीं आएगी, खास तौर पर जिनके पाँव में स्मेल आती है, अंडर आर्म में स्मेल आती है, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं रहेगा, पसीना कम आएगा, सही। पसीना कम आएगा तब भी स्मेल नहीं सही आएगी। सही। जबरदस्त। अच्छा, ये अब आ जाती है आप कुछ इसकी तरफ। खाने के लिए भी बताएं हाँ, कि ये आ अंदर गया। की गर्मी भी खत्म ये आ हो गया, ताकि ये आ आपकी गया। स्किन ग्लो कर सके। ये सिर्फ 2 रुपए का फॉर्मूला है, 2 रुपए का। सिर्फ 2 रुपए। क्या बात ठीक है। 2 में आता क्या आजकल, लेकिन आपने सौंफ फॉर्मूला की बना ये दिया। वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है। क्या आया 2 रुपए में? 1 चम्मच मेरे पास सौंफ आ गई है, ठीक है। और ये गारंटेड है, और ये एक बार नहीं, बारहा आजमूदा है। और मेरे घर का, क्योंकि बच्चों को एक्ने निकलती तो मैं ये करवाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। 1 चम्मच सौंफ जो है वो रात भर पानी में मैं इस तरह सोख करके रख देते हैं। ये भी ठीक मुझे है। किसी बुजुर्ग ने बताया था, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह आपने सोख करके रख देनी है, ये देखें इस तरीके से। सही। और सुबह उठ के निहार मुंह, बगैर कुली किए आप लोगों ने करना ये, इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ स्टेन कर ले, थोड़ी चम्मच सौंफ मुंह में चली भी जाए कोई तो बात खैर नहीं, है। भी तो खा हाँ, लें तो आप आप लोगों ने ये आजकल फ्रिज में रख लें, ठीक है, क्योंकि ये पानी खराब होने का डर है, या रूम में रख लें जहाँ एसी चल रहा हो, ठीक है। इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। सुबह उठ के 15 दिन लगातार ये सौंफ वाला पानी पिए। ये बादियान इसको बोलते हैं ना, सौंफ को, ये बादियान का अर्क बन जाता है। बादियान। हाँ, अच्छा। बादियान करेगा बोलते क्या ये हैं। आपा? ये जिगर की गर्मी खत्म करेगा, ठीक है, मैदे की गर्मी खत्म करेगा। और ये आपकी एक्नी जो है, खास तौर पे मैंने एक्नी पे आजमाया इसको, खास तौर पे एक्नी पे आजमाया, माशाल्लाह एक्नी एकदम से बैठ जाएगी। 15 दिन में बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। 15 दिन का तो 15 दिन का 15 दिन का 15 दिन का हल है और आपके 15 पास। को डबल लगाएं, 30 हाँ। 30 रुपए में आपकी एक्नी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पीने का सोल्यूशन भी आपको मिल गया, लगाने का सोल्यूशन भी मिल गया, हाँ, आपको ये पता भी चल नहाने गया का चीजें solution भी कैसे मिल गया, ठीक आपने है? यूज हाँ। करना है, नहाने का भी सोल्यूशन मिल गया। तो ये आपको और मुल्तानी क्या मिट्टी का, चाहिए? हाँ, ये मुल्तानी मिट्टी का सोप बनाया है, जबरदस्त। आप लोग घर में बनाए, बचे कुछ जो साबुन है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आपा, बहुत आपकी शुक्रिया। मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात Thank करके, you। क्योंकि आप हमें देती हैं मजे मजे के अच्छे अच्छे बेहतरीन और आजमूदा और फुल टाइम, मतलब कहा जाए ना, फायदे से भरे हुए नुस्खे और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसी के साथ लेते हैं इजाजत आज के शो से। कल दोबारा, कल नहीं, अगले मतलब हफ्ते मंडे को। दोबारा। हाँ, मंडे को। इतनी आदत होगी आप लोगों से मिलने की, मंडे को दोबारा सेम टाइम पे मुलाकात होगी बहुत सारी तब तक के अपडेट्स के लिए साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।